AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, हम शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओपन इलेक्टिव 3 एंड यूनिट 1 पार्ट 1। तो एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, लॉन्चिंग, रनिंग अ बिजनेस वेंचर टू मेक प्रॉफिट, मीनवाइल मैनेजिंग द रिस्क। सो अब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप देखो कि जैसे शार्क टैंक में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उन्होंने बिज़नेस बनाया, फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया, फिर उस बिज़नेस को रन किया एंड देन उससे प्रॉफिट कमाया। और इन सब के दौरान उन्होंने अपने रिस्क को मैनेज किया। अब इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन हो सकता है, या कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है, या गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हो सकते हैं, या ह्यूमन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सब रिस्क को मैनेज करते हुए जब कोई अपना नया बिज़नेस शुरू करता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब हम देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अभी हम देखते हैं कि बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड देयर टर्नओवर के बेसिस पे कैसा डिवीज़न हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होती हैं कि जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है एंड जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो मैक्स टू मैक्स 50 करोड़ है। तो हम उस टाइप की इंडस्ट्री को हम माइक्रो इंटरप्राइज में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है एंड उससे आपको मैक्स एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ मिल रहा है तो उसको हम स्मॉल इंटरप्राइज में कंसिडर करते हैं। फिर मीडियम में क्या होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपके प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ मैक्स है एंड आपका एनुअल टर्नओवर मैक्स टू मैक्स 250 करोड़ है तो उसको हम मीडियम इंटरप्राइज में लेबल करते हैं। एंड ये जो कैटेगराइजेशन है वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बनाया हुआ है। ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हो। नाउ डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, डिमांड बेस्ड क्या है, आप समझो कि किसी चीज़ की डिमांड है कहीं पे, अब वो चीज़ वहाँ पे अनअवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई सर्विस का होगा तो हम वो डिलीवर करेंगे जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, so these projects are initiated primarily because certain goods or services are unavailable, resulting in high market demand. Their main purpose is to set the demand, where there is a demand lag, they will fill the demand. सो ये हो गया डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आप जैसे चीनी का एग्जांपल ले सकते हो कि लेट्स से कहीं पे चीनी किसी जगह पे बहुत महंगी मिलती है बट उसका डिमांड है, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि चीनी की अगर आप फैक्ट्री लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। तो रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इनको रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि लोकली कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, उसको यूज़ करके अगर कोई इंडस्ट्री फॉर्म करता है तो उसको हम बोल देंगे रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे झारखंड में आपने देखा होगा ओर्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे,
और पूरे कंट्री में पावर जनरेशन के लिए कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये झारखंड से माइनिंग वगैरह हो करके सारे जगह पे जाती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये क्या हो गया, रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई कि आपके पास कोई रिसोर्स थी, उसका यूज़ करके आपने जो डिमांड थी वो फुलफ़िल करी, तो वो हो गया रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये डायग्राम है और अच्छे से समझने के लिए। अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और भी अलग अलग तरीके से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। पहले तो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें हम रॉ मटेरियल कोई भी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड तक लेके जाते हैं फॉर द डायरेक्ट यूज़, या कि हम किसी और बड़ी कंपनी को दें जिससे कि वो अपने पार्ट्स बना सके, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से आप सभी कंप्यूटर यूज़ करते हो, एआई भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हार्डवेयर्स जो छोटे छोटे होते हैं वो हमेशा पेरेंट कंपनी नहीं बनाती। लेट्स से अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो उसका जो मदरबोर्ड होगा, उसकी जो बैटरी होगी, वो छोटे छोटे कंपनियों से HP को डिलीवर होती है। तो ये क्या हो गया कि उन्होंने, छोटी कंपनियों ने मैन्युफैक्चर करके एक HP को दिया कि आप अपना प्रोसेस कर लो, ठीक है, आप अपना कंप्यूटर बना लो, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि जैसे नीलकमल है, प्लास्टिक का ब्रांड, आपने देखा होगा, कुर्सियाँ बहुत आती हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा किया, फिर उसके बाद में उससे मशीनरी सेटअप करके एक चेयर बनाई, तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन और फर्दर प्रोसेसिंग। डायरेक्ट कंजम्पशन मैंने आपको बताया कि नीलकमल की चेयर्स कि हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर फर्दर प्रोसेसिंग जैसे मैंने बताया कि हार्डवेयर्स एक पेरेंट कंपनी को जाते हैं, तो वो हो गया फर्दर प्रोसेसिंग, सच एज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, पावर लूम्स, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं सर्विस एंड रिपेयर इंडस्ट्रीज़। अब आप जैसे क्या होता है, जो भी बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं। अब आपको पता है कोई भी चीज़ चलेगी तो उसमें वेयर एंड टेयर तो आना है। अब उसको रिपेयर करने के लिए भी छोटी छोटी एजेंसीज़ होती हैं, तो उनको हम बोल देते हैं सर्विस एंड रिपेयर इंडस्ट्रीज़ के अंडर में काउंट करते हैं उसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ विलेज इंडस्ट्रीज़। विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि जैसे आपने लिज्जत पापड़ देखा होगा, दिस इज़ द वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर द विलेज इंडस्ट्री। जैसे लिज्जत पापड़ क्या होता है कि घरों की सारी महिलाएं अपने अपने कंट्रीब्यूशन से कुछ ना कुछ बना के पापड़ के, लिज्जत के और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो सारे गुड्स और सर्विसेज को देना, ठीक है, वो आ जाता है विलेज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन रूरल एरिया दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट यूनिट्स। एक्सपोर्ट यूनिट में आप समझ ही गए होंगे कि आपने कुछ बनाया, फिर आप देश के बाहर जब सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट यूनिट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट्स से अगर आपका प्रोडक्ट 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो आपको गवर्नमेंट के कुछ पर्क्स वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिलरी इंडस्ट्रीज़ में। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि HP अपने सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाता है, तो छोटे छोटे जो कंपनियां हैं जो HP में अपने कंपोनेंट्स देती हैं, ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं एसिलरी इंडस्ट्री। एसिलरी का सिंपल सा मतलब होता है कि फीडर, मतलब कि प्रोवाइडर की, जैसे कोई भी चीज़ है ना, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में एक जगह पे आके एक्यूमुलेट होती, तो वो जो सोर्स है उसको हम बोल देते हैं एसिलरीज, ठीक है। दीज आर द क्रूशियल फीडर्स। अब आप इसको ऐसा समझ ले सकते हो कि फीड करने के काम आती है, ठीक है, सब असेंबली वगैरह के लिए आती है, ठीक है। तो दीज आर द क्रूशियल फीडर यूनिट्स दैट मैन्युफैक्चर पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज एंड सप्लाई नॉट लेस देन 50% ऑफ देयर टोटल प्रोडक्शन और सर्विस टू अदर लार्जर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। टाइनी इंडस्ट्रीज़,
टाइनी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि इसमें फैमिली के ही कुछ मेंबर्स आए, उन्होंने आइडिया सोचा कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, एंड फिर उन्होंने शुरुआत कर दी। हाँ, हालांकि इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं होता तो उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता है, बट हाँ यू कैन बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। फिर आ जाते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे आपने बिस्किट्स वगैरह के फैक्ट्रीज़ देखे होंगे ना आपके घरों के पीछे, या फिर कहीं ना कहीं छोटे छोटे जगह पे फ्रेगमेंटेड रहते हैं, तो वो हो जाती है आपके कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्रीज़ आर ऑपरेटेड थ्रू प्राइवेट रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर एज अ फुल टाइम और अ पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखते हैं कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर शुरू करनी है तो हाउ कैन यू स्टार्ट। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। लेट्स से आपका कोई एक दोस्त है मुकेश नाम का, आप दोनों दिल्ली में रहते थे और मुकेश अपना पहाड़ का था। आपने दिल्ली में जॉब करना डिसाइड किया, उसने बोला कि नहीं यार मेरे से जॉब नहीं होगी, मैं घर को जाऊंगा। तो वो चला गया। अब उसने घर जाके देखा कि हमारे यहाँ तो बैम्बूज़ वगैरह बहुत हैं, तो इसी से कुछ किया जाए। ठीक है, तो उसने अपने घर वालों को जुटाया, गांव वालों को जुटाया, फिर उसने पूछा कि क्या क्या कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है, सब समझा, पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया उसने कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसने मार्केट में जाके रिसर्च करी कि किस चीज़ की डिमांड है, हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे बैम्बू यूज़ करके, और फिर उस चीज़ को बनाया। फिर गवर्नमेंट से लोन वगैरह लिया कि भाई हमें ये चीज़ बनाने के लिए हमें कुछ लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें लोन दिया। देन आफ्टर धीरे 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 करते करते वो मार्केट में लेके गए, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। फिर एक स्टोर से दो स्टोर से तीन स्टोर से 4 ऐसे से बढ़ते गए। ठीक है, तो अब आप इस एग्जांपल को याद रखना, एंड मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊंगा, जस्ट कीप दिस स्टोरी इन योर माइंड, एंड फिर आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो द जर्नी बिगेन्स विद द डिसीजन टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कंडक्टिंग अ सॉट एनालिसिस। तो हमारे एग्जांपल में जैसे मुकेश ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपना खुद का कुछ काम करूँगा, और उसने ये एनालाइज़ किया कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। उसने देखा कि भाई बैम्बू हमारे गांव में बहुत होता है। ठीक है, उसने अपनी वीकनेस यही देखी कि भाई हम ना थोड़ा रिमोट एरिया में रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी उसमें दिखी। अपॉर्चुनिटी ये दिखी कि भाई मैं शहर में जाके बेच सकता हूँ, है ना। और थ्रेट ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, अगर कहीं से पैसे हो जाते तो अपना बिज़नेस चल जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एनवायरनमेंट उसने शॉर्ट एनालिसिस किया। शॉर्ट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। द एंटरप्रेन्योर देन जनरेट्स एन आइडिया, हमारे मुकेश ने भी किया। देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वहाँ मार्केट रिसर्च जाके उसने करी कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, कौन से कम चलते हैं। फिर दूसरे स्टेज पे आ गए हम कि उसने एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लोकेशन चूज़ किया, फिर लोगों को बुलाया, और सारी जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए उसने वो स्टेप्स लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। पहला आइडिया हमने चूज़ कर लिया, फिर हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग और फिजिबिलिटी मतलब डिसाइड कर ली, फिर अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो गवर्नमेंट के तरफ जाएगा कि भाई आप हमें कुछ पैसे दे दो, फिर हम अपना ये करेंगे, फिर मशीन्स वगैरह ले आना, फिर मैन पावर हायरिंग करना। तो ये हमारा आ गया इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। ठीक है, फिर फेज़ 4 आता है कि अब हमें पता चल गया है सब कुछ सेट है, अब हम प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारी मार्केटिंग अच्छी हो, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी रजिस्टर्ड हो, हम चाहते हैं कि बेनिफिट्स भी मिलते रहें, हम चाहते हैं ब्रांडिंग करना हो। तो ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो फेज़ 4 में आ जाती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ये फ्लो चार्ट है, यू कैन सी थ्रू इट, और ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। अब हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, मतलब हाउ दे बिहेव, लाइक व्हाट आर देयर क्वालिटीज़।
तो जैसे हमारे मुकेश के एग्जांपल में है कि ओनरशिप है, एक ही बंदा है, हाईली पर्सनलाइज्ड है कि भाई जब वो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, ओनरशिप एंड द पर्सनलाइज मैनेजमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ जनरली अ वन मैन शो, जैसे हमारे मुकेश में था, ऑपरेटेड एज अ सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वेयर अदर पार्टनर्स मे बी स्लीपिंग पार्टनर्स। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर ऐसा होता है कि दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन योर बिजनेस बट दे आर देयर टू हेल्प यू विद एनी काइंड ऑफ वर्क यू नीड टू डू। ठीक है, द ओनर इज़ अ मैनेजर, जैसे हमारा मुकेश था, हैंडलिंग ऑल द बिजनेस मैटर, डिसीजन मेकिंग एंड हाईली पर्सनलाइज्ड मैनर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। लेबर इंटेंसिव नेचर, भाई उसके पास कैपिटल नहीं था तो वो अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले आया था काम करने के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेयरली लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर कंपैरेटिवली स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट देन द लार्जर स्केल यूनिट। समझ में आ गया कि भाई कैपिटल कम है हमारे पास तो हम लेबर से काम ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास मशीनरी अभी नहीं है। ठीक है, मेकिंग देम आइडियल फॉर इकोनॉमिक विद द अबंडेंट लेबर। ठीक है, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन, कि भाई वो अपने गांव में ही सब कुछ कर रहा था। ड्यू टू लिमिटेड ओवरऑल रिसोर्सेज द स्कोप ऑफ ऑपरेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज जनरली लोकलाइज्ड, केटरिंग primarily to the local and regional demands. ठीक है, shorter gestation period, they have much shorter gestation period, meaning the time gap between the making the initial investment and seeing the return on that investment is significantly less. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुकेश डिसाइड करता है कि मुझे अपने कंपनी में ये चीज़ पर्टिकुलर करवानी है, ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करवाना है या ये मशीनरी इम्प्लीमेंट करवानी है, तो जितनी देर में वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका रिज़ल्ट जितने में दिखेगा वो टाइम बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि डिसीज़न उसे ही लेना है। एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो ही डोंट हैव टू आंसर एनीवन। उसने सिर्फ एक बस डिसाइड करना है एंड सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट वही लार्ज यूनिट्स में क्या होता है कि एक बार प्लांट हेड बोलेगा, मतलब इंडस्ट्री का मालिक बोलेगा कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, फिर उसके बाद में नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर और उसके नीचे लेवल पे फिर अडेप्टेशन होगा, तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स, जैसे हमारे मुकेश ने भाई रॉ मटेरियल अपने आसपास की चीज़ों से ले लिया और आसपास के लोगों को अपने बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज। अब डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पेरेसल, मतलब इसका क्या है कि अर्बन सिटी में नहीं आया मुकेश, हमारा दिल्ली नहीं गया, है ना। हमारा मुकेश अपने गांव के ही लोगों को अपलिफ्ट कर दिया उन्होंने, मतलब मुकेश ने हमारे अपलिफ्ट कर दिया अपने गांव के लोगों को ही। ठीक है, अब हाईली फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अब इसमें क्या है कि कोई रिजिडिटी नहीं है कि भाई हमें यही ही करना है, या कोई एसओपी नहीं है, कोई भी मेथड इंट्रोड्यूस करना है वो तुरंत हो जाना है, अडेप्टेशन तुरंत हो जानी है। तो ये क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जैसे ही मार्केट कंडीशन बदली हम भी अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब एज इन काइंड ऑफ अ कंपैरिजन। ठीक है, अब क्या हुआ, फीडर रोल, जैसे मैंने आपको बताया था कि HP जो है अपना प्रोडक्ट, अपना कंपोनेंट स्मॉल फैक्ट्री से मंगवाती है एंड फिर असेंबल करके आगे आपको डिलीवर करती है। तो ये हो गया फीडर रोल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट्री रोल to large scale sectors. They act as ancillary units, providing essential part, component, accessories that larger industry require to assemble their final product. जैसे HP का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अभी आपने देखा जैसे मैंने बताया कि मुकेश को भाई डिसाइड करना है और सारा धीरे धीरे वो बहुत जल्दी अडेप्ट करके सब कुछ इम्प्लीमेंट करवा सकता है। बट वहीं अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स हैं, फिर उनके अंडर में ऑफिसर्स हैं, फिर उनके ऑफिसर्स में वर्कर्स हैं, तो काफ़ी सारे लेवल से जाके एक डिसीज़न होता है एंड अडेप्टेशन भी फिर उसी हिसाब से होता है। तो
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो उसे रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए, वो फॉरेन से अपने मशीनरीज मंगवाएंगी, और अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि वो लोकल ही मशीनरी को यूज़ करेंगे, है ना। जैसे आप जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स को देखते हो ना, जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, या अपना हीरो हो गया, तो ये सब ना ज़्यादातर अपने जो मशीनरीज़ होती हैं वो फ़ॉरेन से ही मंगवाती है, मोस्टली जापान, जर्मन ऐसी ही होती है। बट आप अगर कोई इंडियन ब्रांड ले लो या उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, तो यूजुअली वो होम ग्रोन ब्रांड को ही मशीन्स मंगवाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल कम है और उन्हें उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इस वजह से रिसोर्स वो लोकली ही यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कोई भी इन्वेस्टमेंट लगी है उसका रिटर्न दिखने में, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में वो टाइम पीरियड कम होता है। ठीक है, अब वर्नेबिलिटी एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। क्या हुआ कि भाई अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उसके पास मनी है, ठीक है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में दे लैक मनी। तो अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना कुछ पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को वो थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं एंड बेनिफिट होता है उन्हें। ठीक है, तो डिस्पाइट देयर एडवांटेजेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लैक द डीप पॉकेट्स। यस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मार्केटिंग बजट ऑफ द लार्ज कॉरपोरेशन मेकिंग देम वल्नरेबल टू सीवियर कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है कि भाई अब सेम मार्केट है, एवरीवन इज़ कॉम्पिटिंग, तो क्या होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास काफ़ी पैसा है एंड वो मार्केटिंग बजट में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकती हैं और अपने ऑपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकॉनमी या नेशनल इकॉनमी। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं काफ़ी हैविली डिपेंडेंट हैं ह्यूमन लेबर पे। तो इससे क्या होता है कि उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने के कारण उनका क्या होता है कि परफेक्ट फिट होती हैं वो इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जिस जगह पे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलेगी वहाँ के लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, फिर मनी सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक पूरा एरिया एक बेंचमार्क ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट फिट फॉर इकोनॉमी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इनहेरेंटली लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, मेकिंग देम परफेक्ट engine for economic growth in these environments. I hope I am clear. ठीक है, एंड ग्लोबल सक्सेस मॉडल। अब आप ये देखोगे, ये मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा करती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उसमें से 99% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यू कैन वेल इमेजिन कि हाउ गुड दे आर डूइंग। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब इसमें क्या होता है कि सिंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लोकली ही हैं तो उन्हें रिसोर्स एक जगह से दूसरी जगह उतना नहीं ले जाना पड़ता, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक एंड काफ़ी सारी चीज़ों का खर्चा बच जाता है एंड ऑब्वियसली लोकली ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो और भी अच्छी ही बात है। ठीक है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। Because they rely on local resources, small scale industries can be easily decentralized. ठीक है, जैसे हमारे अपने मुकेश के एग्जांपल में हमने देखा। ठीक है, मैसिव एम्प्लॉयमेंट, सेम चीज़। अब आ जाते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग देम, और क्या क्या गवर्नमेंट उनके लिए करती आ रही है या क्या क्या पॉलिसीज़ उनके लिए आई हुई हैं। ठीक है, तो IPR 1948 इसमें क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए बनी हुई है। ठीक है, जिससे उनको फाइनेंशियली कोई रिस्क ना हो। क्यों? क्योंकि ये मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं इसलिए।
ठीक है. द मेन फोकस वॉज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रिकॉग्नाइजिंग देयर मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग potential and role in the utilization of resource. ठीक है. IPR 1956. अब इसमें क्या हुआ, पहले प्रोटेक्शन दी, अब डेवलपमेंट भी हम देखेंगे साथ साथ में. तो थोड़ा बहुत इसमें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि भाई आप ये मशीनरीज ले सकते हो, है ना, हम इसमें आपको इंसेंटिव दे सकते हैं या सब्सिडीज़ दे सकते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ है. IPR 1977 एंड 1980. अब इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया कि प्रोटेक्शन भी देंगे, डेवलपमेंट भी देंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे प्रमोशन में भी. ठीक है. अब फिर उसके बाद में 1990 एंड 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ भी दी, फॉरेन इन्वेस्टर को भी बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ताकि उन्हें एक लेवरेज मिल सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कि वो खुद स्टैंड कर सकें एंड अपना बिजनेस इस पूरे टफ कंपटीशन में अच्छे से रन कर पाएँ. अब आ जाते हैं लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. IDR Act 1951. The Industries Act of 1951 provide the conceptual and legal framework for small scale industries in India. Crucially, Section 29B of this act allows the statutory reservation of specific product for exclusive production in small scale industries, protecting them from unequal competition with the large industries. इसका क्या है, काइंड ऑफ अब आप देखो कि कोई भी किसी से भी चीटिंग कर सकता है. ठीक है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम एक लीगल फ्रेमवर्क ले आएंगे जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कैसे बिहेव करेंगी एक दूसरे के लिए, वो एक लीगल फ्रेमवर्क में रहने की वजह से काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी. तो वो हुआ. फिर MSMED Act 2006, a landmark development was passing of Micro Small Medium Enterprise Development Act in 2006. जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग टर्नओवर के हिसाब से उन्हें एक लेबल दे दिया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी लीगल सब्सिडीज़ लेने में एंड कोई भी पर्क्स लेने में गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं. ठीक है. एंड फिर की गवर्नमेंट इंसेंटिव एंड सपोर्ट्स, गवर्नमेंट बहुत तरीके से उन्हें सपोर्ट देती है, जैसे फाइनेंशियली, फिर टेक्निकली, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर मार्केटिंग में भी. तो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफर्स अ कोलेटरल फ्री लोन्स थ्रू स्कीम्स लाइक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर MSEs. ठीक है. गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है. कोलेटरल फ्री, जिसमें कि उन्हें कुछ भी सामने से देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका बिज़नेस है, इफ़ यू वांट टू डू दैट, आप लोन ले सकते हो गवर्नमेंट से. तो ये एक बहुत मेजर सपोर्ट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कि द गवर्नमेंट स्टेबलाइजेस द इंडस्ट्रियल estate to provide entrepreneurs with the ready-made factory sheds, land, water, power, transport facility at the subsidy rates, helping decentralize industries into the backward areas. अब क्या होता है कि हमेशा जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो चाहती हैं कि हम कम से कम रिसोर्स में अच्छा कर सकें. तो कम से कम रिसोर्स में करने के लिए वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हम ऐसे एरिया में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें कि जहाँ से हमें सारी रिसोर्सेज ईज़िली अवेलेबल हो पाएँ, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में ही हमेशा फैक्ट्रीज़ ओपन करते हैं. लेट्स से अगर दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में, फरीदाबाद में, और जैसे और भी बहुत सारी, जैसे चेन्नई हो गया, पुणे हो गया. तो ये सारी इंडस्ट्रीज सब सोचती है कि हम अगर उस जगह पे जाएंगे तो हमें सारी रिसोर्सेज ईज़िली अवेलेबल हो पाएंगी. बट अगर ऐसा होगा तो बाकी शहर देश के वो डेवलप नहीं हो पाएंगे. इसकी वजह से गवर्नमेंट उन्हें फ़ंड देती है कि भाई आप जहाँ हो वहीं पे आप शुरू कर सकते हो, हम आपको फैक्ट्री शेड में सब्सिडीज़ देंगे, पावर में सब्सिडीज़ देंगे, लैंड में सब्सिडीज़ देंगे, आप वाटर में सब्सिडीज़ देंगे. इन शॉर्ट ओवरऑल हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे
रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपनी जगह पे रह करके एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। फिर मार्केटिंग में भी देते हैं। अंडर द परचेज एंड प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गिव्स द प्राइस प्रेफरेंस अप टू 15% टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि गवर्नमेंट हर तरीके से हेल्प करती, तो मार्केटिंग में भी इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये देख लिया गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है और फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया और बाकी सब कुछ करते। अब गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी है कि एजेंसीज़ बना दी हैं कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है कि सबसे टॉप बॉडी होती है जो लॉज फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मॉनिटर करती सारे पॉलिसीज़ की अच्छे से रेगुलेट हो रही कि नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और भी बढ़ावा मिले। इस वजह से फिर आ जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। ठीक है, ये क्या करती है कि अगर आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, अगर कोई मशीनरी चाहिए, तो इस चीज़ में आपको हेल्प करती है। अगर आपको कोई एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में है, तो उसमें आपको हेल्प करती है ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर established at district industry centers established at district level to act as a single window interacting agency। अब इसमें क्या होता है कि एक ही रूफ में, मतलब एक ही छत के नीचे आपका रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डाउट्स हैं वो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना के कि भाई आप यहाँ पे जाओ, आपका सारा डाउट सब कुछ एक ही जगह पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन क्लास एंड होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।